वेलकम ऑल। हम सब ने लास्ट क्लास में बोहर के एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ा था एंड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से ट्रांजिशन करता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, एंड फिर एमिशन लाइंस बिकॉज ऑफ एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट्स, ये पार्ट कंसीडर करा था। ठीक है, अब देखो, हमें पता है कि बोहर ने जो एनर्जी दी है इलेक्ट्रॉन की इन ऑर्बिट, इट इज गिवन एज energy in innate orbit equal to mass of electron, charge of nucleus into charge of electron to the power 4 divided by 8 epsilon naught h square n square, where me is mass of electron, z is charge of nucleus, e इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, A2 कांस्टेंट है, इप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, H इज प्लैंक कांस्टेंट एंड N इज ऑर्बिट का नंबर। ठीक है, जिसे हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहा है। अब देखो, हमने ये भी कहा था अगर यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी गिवन एज En इक्वल टू -13.6 Z square upon n square electron volt. Typically in case of hydrogen Z will be 1, so this will be -13.6 upon n square electron volt. ठीक है, अब देखो n की वैल्यू अगर 1 रही तो हाइड्रोजन के केस में हम कहते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट विल बी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सो अगर हम इस इलेक्ट्रॉन विच इज इन ग्राउंड स्टेट उसे अगर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी देते हैं तो उसकी टोटल एनर्जी हो जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, टोटल एनर्जी विल बी 0। एनर्जी 0 है इसका मतलब क्या हो जाएगा? एनर्जी 0 है इसका मतलब दैट इलेक्ट्रॉन इज फ्री। हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि माइनस साइन इसलिए आ रहा है because that electron is binded with nucleus. वो फ्री नहीं है, it is binded with nucleus. अगर उसे फ्री करना है तो आपको उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, that energy is called as ionization energy. देखो हमारे पास क्या डेफिनेशन है, हमारे पास डेफिनेशन है the ionization energy of an atom is the minimum amount of energy required to be given to an electron in ground state of that atom to set the electron free. उस एटम का ऐसा इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट में है उसे फ्री करने के लिए जितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया मतलब एटम आयोनाइज हो गया, दिस इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन। सो अब देखो, हमें पता है एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो मैक्सिमम एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी हो सकती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो बोहर के थर्ड पोस्टुलेट ने क्या कहा था, उसने कहा था अगर एखादा इलेक्ट्रॉन ये ट्रांजिशन करता है, कहां से कहां ट्रांजिशन करता है, इलेक्ट्रॉन इज मेकिंग ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल M to lower energy level N. So M से अगर N में अगर वो ट्रांजिशन करता है तो क्या होगा, उसकी एनर्जी कम होगी,
फिर ये एनर्जी जाएगी कहाँ? तो दिस एनर्जी विल बी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, जिसको हमने एमिशंस लाइन के फॉर्मेट में देखा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो एनर्जी रिलीज होगी वो फोटोन के फॉर्म में होगी। सो हम उसे फोटोन की एनर्जी है इसलिए एच न्यू करके दे सकते हैं। सो ये रिलेशन बन जाएगा एच न्यू इक्वल टू एम ई जेड स्क्वेयर ई टू द पावर 4 अपॉन 8 इप्सिलॉन नॉट एच स्क्वेयर। मैं एनर्जी लिख रहा हूँ कौन से ऑर्बिट की? nth ऑर्बिट की, क्योंकि फाइनल एनर्जी कुछ कितनी है उसकी? फाइनली जिस ऑर्बिट में आया है वो लोअर ऑर्बिट में आया है। सो बट ये वाला पार्ट पहले वाले एनर्जी में, एनर्जी का रिलेशन m ऑर्बिट से n ऑर्बिट में आया, फाइनली इट इज एट nth ऑर्बिट। इनिशियली इट वाज एट mth ऑर्बिट। ठीक है। सो हम देंगे 1/n² माइनस 1/m²। ये पार्ट कॉमन ही है, इसे बाजू में ही लिखा है। ठीक है। अब देखो, यू नो c इक्वल टू न्यू लैम्बडा, सो आई कैन पुट न्यू इक्वल टू c बाय लैम्बडा। ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं c बाय लैम्बडा लिखता हूँ तो यहाँ पर सिर्फ 1 बाय लैम्बडा लिखता हूँ, hc जो पार्ट रहेगा उसको इस साइड में लेकर आता हूँ। दिस विल बिकम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन z का स्क्वायर e टू द पावर 4 8 इप्सिलॉन नॉट c इंटू एच क्यू। यहाँ का h एंड c, न्यू को लिखा c बाय लैम्बडा, h एंड c नीचे आ गए, 1/n² माइनस 1/m²। अब दिस कंप्लीट फैक्टर in case of hydrogen is called as रेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है। क्या वैल्यू रहेगी उसकी? उसकी वैल्यू रहेगी R इक्वल टू me e टू द पावर 4 अपॉन 8 इप्सिलॉन नॉट c h क्यूब which is equal to 1.097 into 10 to the power 7 per meter। ठीक है। 10 to the power 7 per meter। सो यही रिलेशन कैन बी रिटन एज R इंटू जेड स्क्वेयर 1/n² माइनस 1/m²। ये आपको एमिट होने वाले वेवलेंथ, रेडिएशन की वेवलेंथ दे सकता है। क्या रिलेशन बन गया है? 1 बाय लैम्बडा इक्वल टू R विच इज रेडबर्ग कांस्टेंट z square 1/n² minus 1/m²। In case of hydrogen, this z की वैल्यू is 1, so 1 का स्क्वायर will be 1। so हाइड्रोजन के केस में हम जनरली रिलेशन लिखते हैं 1 by lambda equal to r 1/n² minus 1/m²। this is wavelength of photon या radiation emitted by hydrogen atom when excited electron make transition from mth orbit to nth orbit। यहाँ पर point to be note down, mth is higher energy orbit, so definitely m is greater than n। so higher orbit से lower orbit में जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो वो ऑर्बिट के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है उस एनर्जी डिफरेंस को एनर्जी के फॉर्म में एमिट करेगा which will be equal to h nu, और उसकी वेवलेंथ we can give it as 1 by lambda equal to r
z की वैल्यू 1 है, इसलिए मैं सिर्फ r कह रहा हूँ, r इंटू ब्रैकेट 1/n² माइनस 1/m²। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेडबर्ग्स फॉर्मूला। सो हमने देखा कि हाउ बोहर्स ऑर्बिट ने रुदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को किस प्रकार से एक्सप्लेन किया था। बट इवन आफ्टर दैट बोहर के एटॉमिक मॉडल के लिमिटेशंस है। क्या क्या लिमिटेशंस है? सो देखिए, बोहर्स एटॉमिक मॉडल could not explain the line spectra for atoms other than hydrogen atom. The main reason for this is हाइड्रोजन ये ऐसा एटम है कि जहां पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट में घूमता है। सो द इंटरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, बट इन केस ऑफ atoms with higher atomic number, there are more number of electrons. So in that case, there is interaction between nucleus and electron, but electron and other electrons. So because of that, जो मॉडल है वो कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, एंड बोहर का एटॉमिक मॉडल ये उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए। नॉट ओनली दैट, it was observed that intensity of emissions differ intensities of emission differ from line to line। डिफरेंट लाइन के डिफरेंट इंटेंसिटी के एमिशंस थे। कुछ लाइंस कम ऑब्जर्व हो रही थी, कुछ लाइंस ज्यादा ऑब्जर्व हो रही थी। बोहर के एटॉमिक मॉडल ने एक्सप्लेन नहीं किया है। थर्ड, बोहर के एटॉमिक मॉडल के उसके एजम्पशंस थे, उसने पोस्टुलेट्स दिए थे, उसके पीछे का थ्योरेटिकल बेसिस इस प्रकार से नहीं था। सो इट वाज काइंड ऑफ आर्बिट्रेरी। सो बोहर के मॉडल की ये 3 लिमिटेशंस रहे हैं। पहला, हाइड्रोजन के सिवा, या मैं ऐसा कहूंगा कि इट वाज एप्लीकेबल फॉर ऐसे एटम्स या ऐसे आयंस जहां पर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा है तो वो हमने जेड में लिया है, बट बाकी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन पिक्चर में नहीं होने के कारण वो जहां पर एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं, ऐसे एटॉमिक एटम्स पर या ऐसे आयंस के लिए बोहर का एटॉमिक मॉडल एप्लीकेबल नहीं है। सेकंड, डिफरेंट लाइन की इंटेंसिटी डिफरेंट है, ऐसा क्यों, ये बोहर ने नहीं बताया। बोहर ने अपने जो पोस्टुलेट्स दिए, दोज वेयर विदाउट एनी थ्योरेटिकल बेसिस। सो दीज आर 3 लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। डी ब्रॉय की वेवलेंथ, मैटर वेव ड्यूअलिटी, ये डी ब्रॉय ने बताई थी। सो डी ब्रॉय ने इसके लिए कुछ साइंटिफिक या कुछ आर्ग्यूमेंट्स करने की कोशिश की। उसने बोहर के एटॉमिक मॉडल में ऐसा क्यों कहा है, व्हाई द एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2π, ये ऐसा बोहर क्यों कहता है, ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की। सो देखो डी ब्रॉय ने क्या कहा। डी ब्रॉय ने कहा कि देखो, इलेक्ट्रॉन इसका भी ड्यूअल नेचर है। जैसे मैटर ड्यूअल नेचर लाइट ड्यूअल नेचर एग्जिबिट करता है, वेव्स एज वेल एज पार्टिकल, वैसे मैटर भी ड्यूअल नेचर एग्जिबिट करता है। सो यहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट में, जिसे आप पार्टिकल कंसिडर कर रहे हो, ऐसा मत करो। यू कंसिडर इलेक्ट्रॉन एज वेव। ये इलेक्ट्रॉन अगर वेव है और अगर वो एक ऑर्बिट में एक जगह पर लिमिटेड है, तो इट मस्ट बी अ स्टैंडिंग वेव, स्टेशनरी वेव फिक्स बिटवीन टू एंड्स। अब एक सर्कल को अगर हम कंसिडर करते हैं तो वो इस प्रकार से होगा, जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एंड पॉइंट है, और अगर इसके बीच में अगर वेव होगी तो दैट विल बी अ स्टेशनरी वेव। सो ये अगर स्टेशनरी वेव है तो ये वेव डेफिनेटली इस प्रकार से होगी। अब स्टेशनरी वेव है तो एक चीज पक्की रहेगी कि दोनों एंड जो है उनकी एंड कंडीशन सिमिलर रहेगी। ठीक है, सो डेफिनेटली
अगर दोनों एंड की एंड कंडीशन फिक्स है तो ये जो ऑर्बिट की लेंथ होगी, अगर इसकी रेडियस है, दिस इज न्यूक्लियस, इसकी रेडियस है, इफ दिस इज nth ऑर्बिट, द रेडियस इज rn, सो ये जो सरकमफरेंस रहेगा, दिस लेंथ 2πrn, ठीक है, दिस इज सरकमफरेंस, इसमें कंप्लीट वेवलेंथ आनी चाहिए, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि स्टेशनरी वेव है, एंड कंडीशन फिक्स है, इंटरमीडिएट कंडीशंस नहीं हो सकती है, अगर एंड कंडीशन फिक्स है, सो दिस लेंथ must be integral multiple of n lambda, where n की वैल्यू इज 1 2 3 4 एंड सो ऑन. सो यहां से आई कैन राइट लैम्बडा इक्वल टू 2 pi rn अपॉन n, बट डी ब्रॉय ने ऑलरेडी कह कर रखा है lambda equal to h by p. Definitely, sir. So I can write this h by p equal to 2 pi rn upon n. ठीक है, सो इसे मैं रीअरेंज करता हूं, सो दिस विल बिकम rn into p, where p is momentum, equal to nh upon 2 pi. But we know r into linear momentum is nothing but angular momentum. So this is angular momentum of an electron revolving in nth orbit. This is angular momentum of an electron revolving in nth orbit is given by nh upon 2 pi. And thus बोहर का तीसरा पोस्टुलेट जो है कि angular momentum of electron revolving in nth orbit is always integral multiple of h upon 2 pi. So इस प्रकार से डी ब्रॉय ने वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की. देखो डी ब्रॉय ने क्या कहा, बोहर ने जो एजम्पशन दिया है थर्ड पोस्टुलेट उसका कि angular momentum of an electron which is revolving in stable orbit should be nh upon 2 pi, that is integral multiple of h upon 2 pi. ऐसा उसने क्यों कहा, इसको डी ब्रॉय ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की. उसने कहा do not consider electron revolving in stable orbit as particle, consider it as wave, and if it is wave, then as the orb it's a circular orbit, so it must be a standing waves, start point and end point की कंडीशन सेम रहेगी. बिल्कुल सही है सर. सो अगर इस प्रकार से ये स्टैंडिंग वेव है तो सरकमफरेंस ऑफ उस ऑर्बिट, सरकमफरेंस ऑफ दैट ऑर्बिट शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n लैम्बडा, वेयर लैम्बडा इज वेवलेंथ. ठीक है, क्योंकि उसके सिवा स्टेशनरी वेव्स की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी. ठीक है, तो फिर उसने आगे जाकर कहा अगर ऐसा है तो लैम्बडा इक्वल टू 2 pi rn upon n. But de Broglie की wavelength for a particle having momentum p, in this case it is electron. So if you want to write, we can write it as mass of electron into velocity of electron in nth orbit. ठीक है, so here we can write h by p equal to h upon me into v. So lambda के जगह हमने पुट कर दिया h by p. So this is 2 pi rn upon n. ठीक है, so यहाँ से ये rn के साथ ये p चला गया. So this is r cross p which is momentum, angular momentum, equal to n इधर चला गया, 2 pi नीचे आ गए. So nh upon 2 pi. And thus बोहर ने जो कहा है angular momentum of an electron in nth orbit
विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। ये डी ब्रॉय ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। सो दिस इज ओवरऑल जर्नी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक मॉडल। अगेन इसके आगे भी काम हुआ है, क्वांटम फिजिक्स के बहुत सारे कंसेप्ट जो लिमिटेशंस हमने इसके पहले देखे, वो कंसेप्ट ये लिमिटेशंस ओवरकम करने के लिए यूज होते हैं। बट फॉर अवर बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि हाउ डेवलपमेंट ऑफ डिस्कवरी ऑफ एटम हैज टेकन प्लेस, और किस प्रकार से रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, रुदरफोर्ड के बाद बोहर ने उसे किस प्रकार से मॉडिफाई किया, और डी ब्रॉय ने बोहर के पोस्टुलेट को किस प्रकार से जस्टिफाई करने की कोशिश की, यहाँ तक हम पहुंचे हैं। अब इसके अंदर वाला पार्ट विच इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।